अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बांग्लादेश में कल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने के बाद पाकिस्तान में हुकूमत को अपोजिशन ये ताने दे रही है कि वो शेख हसीना वाजिद के अंजाम से सबक सीखे और बांग्लादेश की ताकतवर तरीन वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को क्यों इस अंजाम का सामना करना पड़ा और किन हालात में उनके 15 साल तवील इक़्तिदार का खात्मा हुआ, उसके हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद अभी तक बांग्लादेश में इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू ही नहीं हो सका है और सियासी बहरान वहीं पर खड़ा है। फिलहाल फौज मुल्क का निज़ाम हुकूमत चला रही है और तलबा तहरीक अपने एक के बाद एक मुतालबात मनवा रही है, मगर इस सब के दौरान बांग्लादेश में फसादात और तोड़ फोड़ का सिलसिला भी थम नहीं सका है। आज मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के घर पर धावा बोला और सामान लूट लिया, जबकि ढाका में ही भारत की जानिब से कायम करदा इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी आग लगाकर तबाह कर दिया गया, क्योंकि भारत की जानिब से मुसलसल शेख हसीना वाजिद की हिमायत करने पर मुजाहिरीन भारत के खिलाफ भी शदीद गुस्से में हैं। शेरपुर में मुश्तइल अफराद ने जेल पर हमला करके 500 कैदी फरार करा दिए। मुतादिद दीगर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी कौंसल खाने पर मुजाहिरीन ने धावा बोलकर शेख हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें उतार दी और फसादात में अब तक 400 से ज़ायद अफराद बांग्लादेश में मारे जा चुके हैं। साथ ही कल के दिन जहां तलबा तहरीक को सबसे बड़ी कामयाबी मिली, तो साथ ही कल का दिन बांग्लादेश की हालिया तारीख का एक और खूनरेज दिन साबित हुआ, जिसमें पुरतशद्दुद मुजाहिरों और फसादात के दौरान 135 अफराद मारे गए और ढाका समेत मुल्क भर में तोड़ फोड़, लूटमार और जलाओ घेराव का बाजार गर्म रहा और मुतादिद मकामात पर शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के दफातर और रहनुमाओं के घरों को भी निशाना बनाया गया। साथ ही बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों और पोर्ट्रेट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। BBC के मुताबिक 450 थानों पर भी हमले किए गए, जिसके बाद पुलिस एहलकार ही हड़ताल पर चले गए हैं और बांग्लादेश में ट्रैफिक और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नीम फौजी दस्तों के हवाले कर दी गई है। इस सूरत हाल में ये मुतालबा किया जा रहा है कि सियासी गैर यकीनी ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर उबूरी हुकूमत बनाई जाए जो फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। अहम बात यह है कि मुल्क में उबूरी हुकूमत के क़याम के लिए जहाँ मुल्क की फ़ौज मरकज़ी किरदार अदा कर रही है, तो वहीं इस मामले पर भी तलबा तहरीक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आ रही है। इस तहरीक के रहनुमा यानी स्टूडेंट लीडर्स मौजूदा सेटअप के खात्मे से लेकर उबूरी हुकूमत के क़याम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और एक के बाद एक डिमांड सामने रख रहे हैं। और ये तलबा तहरीक इस हद तक बाअसर हो गई है कि मुल्क की फ़ौज भी उनके मुतालबात मानने पर मजबूर नज़र आ रही है। तलबा के नुमाइंदों ने आज सदर से मुलाकात भी की है। तलबा तहरीक कल तक मुतालबा कर रही थी कि मुल्क की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो जाएँ, तो फ़ौज ने शेख हसीना वाजिद की हिमायत से पीछे हटते हुए उन्हें इस्तीफ़ा देने का कह दिया और फिर ऐसा ही हुआ। और फिर आज तलबा तहरीक ने अल्टीमेटम दिया कि 3 बजे तक मुल्क की पार्लियामेंट तहलील कर दी जाए, वरना सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। तो डेडलाइन ख़त्म होने से पहले बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। साथ ही तलबा तहरीक ने 24 घंटे के अंदर नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने का मुतालबा कर दिया है। और इस हवाले से रॉयटर्स ने दावा कर दिया है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनने की पेशकश कर दी गई है, जिस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके अलावा बांग्लादेश में लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। अहम फौजी तैनातियों और तबादले भी हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की काबीना के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर इत्तलात को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने मुतालबा कर दिया है कि शेख हसीना वाजिद को भारत गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले करे और सियासी जजेस 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुस्ताफ़ी हो जाएं। BBC के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ लगने वाले बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। साथ ही बांग्लादेशी सदर ने साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की सज़ा माफ़ कर दी है, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है और उनकी जमात का अबूरी हुकूमत बनाने में अहम किरदार हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, तलबा तहरीक के नुमाइंदों ने मुल्क में भरपूर तवज्जो हासिल की हुई है। वो बाकायदा सियासी लीडर्स की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं और उन्हें भरपूर मीडिया कवरेज दी जा रही है। और दूसरी जानिब मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार होने वाली शेख हसीना वाजिद का अपना मुस्तकबिल अभी तक गैर वाज़ेह है। वो बरतानिया में सियासी पनाह लेने की कोशिश कर रही हैं, ये खबर आई, लेकिन बरतानवी हुकाम उसके लिए तैयार नहीं हैं, यह खबर भी आई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद बरतानिया में पनाह लेना चाह रही हैं, जहां उनकी बहन और भांजी रहती हैं। उनकी भांजी बरतानिया की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट भी हैं। ताहम बरतानवी हुकाम ने यह कहकर शेख हसीना वाजिद के बरतानिया में पनाह के इम्कानात को महदूद कर दिया है कि बरतानवी इमिग्रेशन कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है कि जो किसी को बरतानिया में असाइलम या आर्जी पनाह लेने की इजाज़त देती हो, चाहे
वो कोई साबिक वजीर आजम ही क्यों ना हो। एक एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि बरतानिया की यह पॉलिसी है कि अगर किसी को असाइलम हासिल करने के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो जिस महफूज मुल्क में वो सबसे पहले पहुँचता है उसे वहाँ असाइलम की कोशिश करनी चाहिए। यानी फ़िलहाल शेख हसीना वाजिद को भारत में रहना पड़ सकता है और ख़बरें आ रही हैं कि उन्हें भारत में किसी महफूज मकाम पर रिहाइश दे दी गई है। इसके अलावा अब तक ये सूरत हाल मौमा बनी हुई थी कि इतवार और पीर को वज़ीर आज़म हाउस में ऐसा क्या हो रहा था कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से फ़ौज ने अचानक इस्तीफ़ा तलब कर लिया और शेख हसीना वाजिद जो मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार ही नज़र नहीं आ रही थी वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर कैसे भारत फरार हो गई। ये सब कैसे हुआ और अंदरूने खाना क्या चल रहा था, इस हवाले से BBC ने अहम तफसीलात शाया कर दी हैं, जिसके मुताबिक बांग्लादेश में पीर से कबल बहुत से लोग शायद सोच भी नहीं सकते थे कि 15.5 बरस बरसरे इक़्तिदार रहने वाली वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस तरह मुल्क से चली जाएंगी। और वज़ीर आज़म भी वो जिन्हें एक दौर में लोग खातून आहन कहा करते थे। पीर को बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस से शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रिहाना की फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भारत रवानगी से कबल इतवार की रात और पीर की सुबह भी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती रही। इतवार को मुल्क भर में कोटा सिस्टम मुखालिफ तहरीक के मुजाहिरीन और अवामी लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के दरमियान झड़पों में 100 के करीब अफराद मारे गए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। इस दोपहर अवामी लीग के कुछ सीनियर रहनुमाओं और मुशीरों ने शेख हसीना वाजिद को मुतल्ला किया कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उनका ख्याल था कि हालात को ताकत के जरिए काबू में लाया जा सकता है, लेकिन फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुकाम ने उन्हें यह तासुर दिया कि अब सूरत हाल को संभाला नहीं जा सकता। ये वो वक्त था कि जब वो ज़हनी तौर पर मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हुई। शेख हसीना वाजिद के बेटे ने बताया कि उनकी वालदा इतवार से ही इस्तीफ़ा देने का सोच रही थी। एक आला फौजी एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट और आर्मी हेडक्वार्टर्स में कुछ सीनियर फौजी अफसरान ही जानते हैं कि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़े पर कब दस्तखत किए और वो कब हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुल्क से चली गई। उनके मुताबिक ये सारा काम इंतहाई खुफिया तरीके से किया गया। BBC के मुताबिक अस्करी ज़राए से मालूम हुआ है कि शेख हसीना वाजिद पीर की सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह से रवाना हुई। उस वक्त उनकी मंजिल भारत की रियासत त्रिपुरा में अगरतला थी। वहाँ उतरने के बाद शेख हसीना वाजिद और शेख रिहाना को भारतीय फ़ज़ाइया के खुसूसी तैयारे से दारुल हुकूमत दिल्ली पहुँचा दिया गया। BBC के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि शेख हसीना वाजिद ये दोनों ऑप्शन खुले रखना चाहती थी और उनका ख्याल था कि अगर लॉन्ग मार्च टू ढाका प्रोग्राम को ताकत से रोका जा सकता है तो फिर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी। ताहम इस कोशिश के नाकाम होने की सूरत में उनके मुल्क छोड़ने की भी तैयारी कर ली गई थी। ताकत के जरिए आखिरी दम तक इक़्तिदार में रहने की कोशिश भी जारी रही, लेकिन फ़ौज मज़ीद जानी नुकसान नहीं चाहती थी। इतवार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आम लोग और मुजाहिरीन फ़ौज के सिपाहियों और अफसरान के साथ घुलते मिलते दिखाई दिए और बज़ाहिर इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फ़ौज के आला अफसरान ने महसूस किया कि हालात हुक्मरानों के काबू से बाहर हो चुके हैं। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने पीर की सुबह पुलिस और तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ मुलाकात भी की थी। एक मकामी अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि शेख हसीना वाजिद ने इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस सूरत हाल को संभालने में कामयाब क्यों नहीं हुई हैं। अखबार का कहना है कि इस मुलाकात में पुलिस के सरबराह ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को बताया कि हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि पुलिस के लिए ज़्यादा देर तक इतनी सख्त पोजीशन बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहेगा। और ये वो वक्त था कि जब तक लाखों मुजाहिरीन ढाका और दीगर इलाकों में सड़कों पर जमा हो चुके थे। एक सीनियर फौजी एहलकार ने बताया शेख हसीना वाजिद को मुतला किया गया था कि लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता और वो वज़ीर आज़म हाउस का रुख करेंगे और इस सूरत में शेख हसीना वाजिद की जान को भी ख़तरा हो सकता है। अखबार ने मज़ीद लिखा कि पीर की सुबह पुलिस और फौज के सरबराहान ने शेख हसीना वाजिद की बहन शेख रिहाना से भी बातचीत की ताकि वो अपनी बहन को ओहदा छोड़ने पर आमादा कर सकें। इसके अलावा पीर की सुबह से ही वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को पुलिस और फौज ने घेरे में ले रखा था। आला फौजी हुकाम के मुताबिक ये इंतज़ाम इसलिए किया गया था ताकि शेख हसीना वाजिद एयरपोर्ट तक बाहिफाजत पहुंच सकें। साथ ही सुबह 9 बजे के करीब मुल्क में तकरीबन 1.5 घंटे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया। ये इंतज़ाम भी बज़ाहिर इसलिए किया गया था कि शेख हसीना वाजिद की हरकत से मुताल्लिक कोई खबर सोशल मीडिया पर ना फैले। शेख हसीना वाजिद के हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन को दोबारा फाल कर दिया गया था। BBC की रिपोर्ट में मजीद लिखा है
कि बांग्लादेशी हुक्काम का कहना था कि भारत से पहले ही शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बारे में राब्ता कर लिया गया था और भारत की तरफ से बता दिया गया था कि अगर वो बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के जरिए अगरतला पहुंच सकती हैं तो वहां से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। शेख हसीना के बेटे ने बताया कि उनकी वालदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहले खाना उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्रमंद थे और इसीलिए घर वालों ने इसरार किया कि उन्हें किसी महफूज पनागाह में जाना चाहिए। फिर शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत रवाना हो गई। दिल्ली के करीब एयरबेस से लेकर उन्हें दिल्ली के मज़ाफ़ात में गाज़ियाबाद में नीम फौजी गेस्ट हाउस में रखा गया है। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के बेटे ने अपनी वालदा के मुस्ताफ़ी होने पर रद्दमल देते हुए कहा कि बांग्लादेशी अवाम नाशुक्रे हैं, मेरी वालदा अब कभी सियासत में वापस नहीं आएंगी, लोग उनका दौरे इक़्तिदार हमेशा याद करेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। वहाँ कहीं भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। गलियों में जत्थे घूम रहे हैं जो घरों और फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि अक़लियतों और हिंदुओं के मंदिरों पर भी ये लोग हमले कर रहे हैं। बांग्लादेश असल में अनार्की का शिकार हो चुका है। मेरी वालदा शेख हसीना वाजिद का हौसला बुलंद है, मगर वो इस वक्त बहुत दुखी हैं और बांग्लादेश के लोगों से इंतहा से ज्यादा मायूस हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के अवाम के लिए बहुत कुछ किया, मगर बदले में अवाम ने उनके साथ ये सब किया। वो अब कभी सियासत में वापस नहीं आएंगी। मेरी वालिदा शेख हसीना वाजिद इस वक्त 77 बरस की हो चुकी हैं और वैसे भी ये उनकी आखिरी हुकूमती मुद्दत थी और वो इसके बाद रिटायर हो जाती। अब ये जत्थे हमारी पार्टी अवामी लीग के लीडर्स को ढूंढ कर मार रहे हैं और जिस अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया है उसमें अवामी लीग शामिल ही नहीं है, तो फिर हम क्यों इस अवाम की परवाह करें। लोगों ने अपना फैसला किया है तो अब उन्हें ऐसे ही लीडर मिलेंगे जिनके वो मुस्तहिक हैं। मेरी फैमिली ने ये सब पहले भी 3 दफा भुगता है और अब हमारी बस हो गई है। हम बांग्लादेश को बचाने की कोशिश करते करते थक गए हैं। अब बांग्लादेश अपने मसाइल से खुद निपटे, अब ये हमारा मसला नहीं है। मेरी नज़र में बांग्लादेश के अवाम इंतहाई नाशुक्रे हैं, वो बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हैं और अब उन्हें वैसी ही लीडरशिप मिलेगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये अब उनका मसला है, हमारा नहीं। मेरी वालिदा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को बांग्लादेश की तारीख में एक सुनहरे दौर के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि उनकी हुकूमत में बांग्लादेश ऊपर जा रहा था मगर अब सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा। आप आज ही की सूरत हाल देख लें कि मुल्क में हर जगह फसादात हो रहे हैं और इस सब में फौज या अबूरी हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। मेरी वालिदा ने अभी कहीं भी जाने का फैसला नहीं किया है, वो सियासत से रिटायर हो गई हैं। अब वो अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारेंगी। मगर शेख हसीना वाजिद आज इस अंजाम पर पहुंची हैं और उन्हें जिस अवामी नफरत का सामना है उसमें उन्हीं की आमराना तर्ज हुक्मरानी का किरदार है। वो अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में इस हद तक ताकतवर होती चली गई कि उनका सामने करने वाला ही कोई नहीं रहा। मुखालिफ सियासी जमातों को खामोश कर दिया, मुखालिफ सियासतदानों को साइडलाइन कर दिया, जेलों में डाल दिया, बागी और गद्दार करार देकर फांसियां तक दिलवाई। शेख हसीना वाजिद पर मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगे, जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात लगे, उन्होंने मीडिया पर कदगने लगाईं। उनके इस आमराना तर्ज हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाती रहीं, मगर सब वैसे का वैसा चलता रहा और इस सब में बांग्लादेशी फ़ौज भी शेख हसीना वाजिद के साथ ही खड़ी रही। यहाँ तक कि अदलिया को भी शेख हसीना वाजिद ने अपने साथ मिला लिया और बांग्लादेश में अमली डिक्टेटरशिप कायम कर ली और साथ ही मर्जी के इलेक्शन करवा कर इक़्तिदार को तूल देती गई। आलमी इदारे तबसरा करने लगे कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को 1 पार्टी स्टेट बना रही हैं। इस दौरान तलबा मुतहर्रिक हुए और उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में कामयाब तहरीकें चलाईं। 2018 में तलबा ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया और फिर रवा साल कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज के दौरान शेख हसीना वाजिद के मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज़ जिसे वो अक्सर अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करती थी, वो लफ्ज़ उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे की वजह बना और वो लफ्ज़ था रज़ाकार। यानी 1971 में बांग्लादेश बनने की मुखालफत करने वाले, यानी बांग्लादेशियों की नज़र में गद्दार। पहले तो तलबा तहरीक के एहतजाज का पूरा मकसद ये था कि कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, मेरिट पर सरकारी नौकरियां दी जाएं। इस एहतजाज को दुरुस्त तरीके से हैंडल करने के बजाय शेख हसीना वाजिद ने ताकत के ज़रिए उसे कुचलने का फ़ैसला किया और इस पर अमल भी किया। और इस दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन यानी बांग्लादेश के लाखों तलबा को रज़ाकार करार दे दिया और इसके बाद से सूरत हाल शेख हसीना वाजिद के लिए यकसर बदल गई। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद तहरीक बन गई। इसमें तलबा के साथ साथ दीगर अफराद भी शामिल होते गए। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के आमराना रवैये पर खुलेआम तनकीद शुरू हो गई। इस दौरान 15 जुलाई को तलबा के एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जब 25 साल तालिब इल्म अबू सैयद बाजू फैलाए पुलिस के सामने आकर खड़े हो गए तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी, क्योंकि शेख हसीना वाजिद का हुक्म था
कि देखते ही गोली चला दी जाए। अबू सैयद की मावरा अदालत कत्ल की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसने एहतजाज भड़काने में अहम किरदार अदा किया। अबू सैयद एक काबिल तालिब इल्म और एक किसान के बेटे थे। उनके कत्ल के बाद तलबा तहरीक ने मजीद जोर पकड़ा। इस पूरी सूरत हाल पर अल जजीरा ने लिखा है कि यह सब कुछ एक लफ्ज़ रज़ाकार के साथ शुरू हुआ। बांग्लादेश में रज़ाकार लफ्ज़ को एक इंतहाई तौहीन आमेज़ लफ्ज़ समझा जाता है। बांग्लादेश में रज़ाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 की जंग में बांग्लादेश बनने की मुखालफत की थी। बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बारे में मशहूर है कि वो 15 साल इक़्तिदार के दौरान अपने हर मुखालिफ या तनकीद करने वाले पर रज़ाकार का लेबल लगा देती थी। और इसी तरह शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर भी रज़ाकार होने का लेबल लगा दिया। 14 जुलाई को शेख हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर हम आज़ादी की जंग लड़ने वालों के पोते पोतियों को कोटा नहीं देंगे तो क्या रज़ाकारों के पोते पोतियों को देंगे। शेख हसीना वाजिद की इस बात ने पूरे बांग्लादेश में मुजाहिरीन को मजीद मुश्तइल कर दिया और एहतजाज में शिद्दत आ गई। तलबा को लगा कि वज़ीर आज़म की इस बात ने उनके एहतजाज को गैर मुनसिफाना तौर पर मुस्तरद कर दिया है। शेख हसीना वाजिद का यह बयान सामने आने के चंद घंटों बाद ही तलबा ने मार्च करते हुए रज़ाकार के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में और शिद्दत आ गई और अगले 4 दिनों में 200 से ज़ायद अफराद मारे गए, जिनमें से अक्सरियत तलबा और आम शहरियों की थी। जबकि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करने के बजाय अपनी तवज्जो सरकारी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान पर मरकूज रखी और वहाँ का दौरा करती रहीं, जिनसे तलबा मजीद मुश्तइल हो गए। और वो तलबा जो इब्तिदा में सिर्फ इस्लाहात का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से गैर मशरूत मुआफ़ी और इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। और अब मुल्क की अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए भी बांग्लादेश में तलबा तहरीक के फ़ैसलों को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। इस वक्त मुल्क की फ़ौजी क़यादत और सदर तलबा तहरीक के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस तलबा तहरीक का मुस्तक़बिल अभी तक वाज़ेह नहीं है और अब तक अबूरी हुकूमत भी कायम नहीं हुई है और बांग्लादेश फ़ौज ही इस वक्त हुकूमत चला रही है और अबूरी हुकूमत के लिए तलबा को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लिया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तलबा की तहरीक सदर और आर्मी चीफ से मुतालबा कर रही है कि हम एक ऐसी अबूरी हुकूमत कबूल करेंगे जिसकी सरबराही नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस करेंगे। We will form an interim government. हम एक ऐसी अबूरी हुकूमत कबूल करेंगे जिसकी सरबराही नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी अवाम के लिए ये जिम्मेदारी कबूल भी करते हैं। हम सदर मुमलिकत से मुतालबा करते हैं कि वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में एक अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान करें। Under the leadership of Dr. Mohammad Yunus. तलबा के मुतालबे के साथ साथ आलमी मीडिया भी डॉक्टर यूनुस का नाम ले रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे पर खुशी का इजहार किया और फ्रांस में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम करप्शन और बदइंतजामी से आज़ाद हो गए हैं। This is a day of great celebration for us. Today we feel like the second liberation day. ये हमारे लिए एक जश्न का दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक दूसरे यौम आज़ादी की तरह है। हम शेख हसीना वाजिद के जबर से आज़ाद हो गए हैं। हम करप्शन और बदइंतजामी से आज़ाद हो गए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त हर जगह लाखों लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। सिर्फ ढाका में नहीं बल्कि हर शहर हर कस्बे में जश्न मनाया जा रहा है। शेख हसीना इस सारे मसले की जड़ थी। उन्होंने अवाम को वोट के हक से महरूम कर दिया था। उन्होंने एक के बाद एक जाली इलेक्शन कराए। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें 2/3 नौजवान हैं, मगर उन नौजवानों को एक शफाफ इंतखाबात में वोट डालने का मौका ही नहीं दिया गया। ये वो नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, मगर उन्हें पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे और बांग्लादेश को एक पार्टी और एक शख्स के इख्तियार तक महदूद कर दिया गया था, जो एक ही पॉलिसी के तहत मुल्क चला रही थी। और अगर आप इस पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े मसले में फंस जाते थे। इस वक्त हमें एक हुकूमत की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में कोई हुकूमत नहीं है। शेख हसीना फरार हो चुकी हैं। अब एक मखलूत हुकूमत आएगी जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना होगी, क्योंकि बांग्लादेश में कई सालों से शफाफ इंतखाबात हुए ही नहीं है। इसलिए अब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे ताकि हर किसी को वोट देकर अपने लीडर्स का इंतखाब करने का मौका मिल सके और फिर सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि नीचे बल्दियाती निजाम तक लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलेगा। शेख हसीना की हुकूमत ने मुताद्दिद गलत इल्जामात लगाए थे और मुझे काम करने से रोक दिया था। मैं एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाता रहा था और हुकूमत में हर जगह करप्शन ही करप्शन थी। आर्मी के सरबराह, पुलिस के सरबराह, यहाँ तक के हर इदारे का सरबराह करप्शन में मुलव्विस हो गया था। यहाँ तक के सरकारी इदारों का ऑफिस बॉय भी करप्शन करके लाखों डॉलर्स कमाता था। Even the office boy makes millions of dollars by corruption.
नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस वक्त फ्रांस में हैं। उनके हवाले से BBC ने लिखा है कि 83 साला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आलमी सतह पर गरीबों के बैंकर के तौर पर पहचाने जाते हैं और उन्हें माइक्रो फाइनेंस कर्जों का एक ऐसा निज़ाम कायम करने का क्रेडिट दिया जाता है जिसकी मदद से लाखों अफराद को गुर्बत से निकालने में मदद मिली। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक बनाया था जो गरीबों को कारोबार शुरू करने के लिए छोटे और तवील मुद्दती कर्जे फराहम करता था। 2006 में इस काम पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को नोबेल अमन इनाम से भी नवाजा गया था। जहां दुनिया प्रोफेसर यूनुस की मद्दाह है, वहीं शेख हसीना वाजिद उन्हें अवाम दुश्मन समझती थी। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बार बार गरीबों का खून चूसने वाला करार दिया था और उनके बैंक पर बहुत ज़्यादा शरह सूद वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया था। शेख हसीना वाजिद के दौर में रवां बरस जनवरी में बांग्लादेश की एक अदालत ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मुल्क के लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 6 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। इस हवाले से प्रोफेसर यूनुस के हामियों का कहना है कि मामला सियासत पर मबनी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से 2007 में फ़ौज की हिमायत याफ्ता निगरान हुकूमत की बज़ाहिर हिमायत ने शेख हसीना वाजिद को नाराज़ कर दिया था, ख़ास तौर पर इसलिए कि जब वो जेल में थीं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ ढाका से बांग्लादेशी सहाफ़ी रिहान मसूद मौजूद हैं। रिहान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या अमन आया है, क्या मुजाहिरीन घरों को वापस चले गए हैं या अभी तक जो बिल्डिंग्स को जलाने का सिलसिला था, एहतजाज का सिलसिला था, वो अभी तक जारी है? Right now, protests is not going on. इस वक्त एहतजाज तो नहीं हो रहा, लेकिन मुजाहिरीन जो गुज़श्ता 20 दिनों से मुतहर्रिक थे वो आर्मी चीफ और दीगर हुकाम के साथ हुकूमत बनाने पर काम कर रहे हैं। वो हुकूमत की तश्कील के लिए बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं, जहाँ इजलास जारी है, जहाँ ये फैसले किए जाएंगे कि हुकूमत के अहम अरकान कौन होंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ एक शख्सियत सामने लाई जा चुकी है जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, जो नोबेल लॉरेट हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए अमन का नोबेल इनाम जीता था। वो ग्रामीण बैंक के बानी रुकन हैं, वो माहिर मईशत हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी जाने पहचाने जाते हैं। इस वक्त ढाका शहर में खामोशी है, लेकिन ये खौफ का सन्नाटा है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि लोग खुद को महफूज तस्वुर नहीं कर रहे हैं। कहीं भी पुलिस मौजूद नहीं है, पुलिस स्टेशन बंद हो गए हैं, पुलिस वहाँ से गायब है, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जहाँ बराह रास्त एहतजाजी तलबा पर गोलियाँ चलाई गई थी। मुल्क भर में बहुत से पुलिस स्टेशन को मुजाहिरीन की जानिब से जलाया जा चुका है, पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया है और पुलिस वाले मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। आर्मी सड़कों पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। मुल्क में इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ट्रैफिक पुलिस भी दिखाई नहीं दे रही है और कुछ तलबा ने सड़कों पर फराइज संभाल लिए हैं और वो सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तशवीश की बात भी है जो बैनुल अक़वामी सतह पर भी महसूस की जा रही है और वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियतों की इमारतों को तबाह करना है। आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन ने इस पर बयान जारी किया है। इसके अलावा जहाँ तक मैंने देखा है बहुत से सकाफती मुजस्समों को भी मस्ख़ करके तबाह कर दिया गया है। और तलबा डॉक्टर यूनुस के नाम का कह रहे हैं। कल एक इंटरव्यू में डॉक्टर यूनुस ने वाज़े तौर पर कहा कि बांग्लादेश को अब यहाँ से जमहूरियत की तरफ बढ़ना है। अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो उसका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो इलेक्शंस कराए और फिर इलेक्शंस इस तरह कराए कि लोगों को अपने लीडर्स चुनने का मौका मिले, उनको उनकी शख्सी आज़ादियाँ मिलें। ये क्या अब तवक्को की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि फ़ौज एक लंबे वक्त के लिए इक़्तिदार में आ जाए या लंबे वक्त के लिए इंटरिम सेटअप ले आए और आगे जाके इलेक्शन की तरफ ही बांग्लादेश जा रहा हो? I hope there will be elections, but it will take time. मुझे उम्मीद है कि इलेक्शंस होंगे, मगर इसमें वक्त लगेगा क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बहुत आइडियल नहीं है। सूरत हाल बहुत मखदूश है। गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान ज़्यादातर हुकूमती अहदों पर अवामी लीग के अरकान काबिज़ थे, इसलिए इस वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि वो आज़ादाना और शफाफ होंगे या नहीं। तहम मसाइल के हल होने और लोगों को मुनज़्ज़म करने के बाद इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। मैंने सुना है कि आने वाली हुकूमत की मुद्दत 3 साल तक हो सकती है। पहले तो ये था कि अबूरी हुकूमत सिर्फ 6 माह तक रह सकती थी, मगर अब लगता है कि हुकूमत ज्यादा वक्त लेगी और तलबा किसी सूरत फौज या उसकी हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं चाहते हैं। ये उनके बुनियादी मुतालिबात में से है, लिहाजा वो इस पर भी बात कर रहे हैं कि उन्हें फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं चाहिए, बल्कि वो ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें आला पाए के सिविलियंस शामिल हों, जैसा कि असातिज़ा, कानूनदान और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने काफ़ी अरसे तक मुल्क की खिदमत की है। इसके अलावा NGOs के अफराद जैसा कि शहीदुल आलम जो अपनी खिदमात के लिए बहुत मारूफ हैं और हुकूमत के खिलाफ और आज़ादी इजहार के हक़ में बोलते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीर रिहान मसूद इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। एक तरफ बांग्लादेश में सूरत हाल है, दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद का नाम लेकर ताने दिए गए। मिस्टर गौहर ने दिए। अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है।
पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। और हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद आज मुतनाज़ कानून साजी की। और क्या पार्लियामेंट में होता रहा और तहरीक इंसाफ ने क्या बड़ा ऐलान किया, आपके सामने रखें एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के शदीद एहतजाज और एतराज़ के बावजूद हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया है, जिसके तहत किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ इसे सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले से जोड़ रही है, जिसमें आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ समेत किसी भी जमात में जाने की इजाज़त दी गई थी। और हुकूमत भी ये मौक़िफ़ दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है और कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। कौमी असम्बली में आज ये बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत करते हुए ऐवान में एहतजाज किया, नारेबाजी की, स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ के रुकन अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल में तरमीम पेश की, जिसकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने मुखालफत कर दी और कहा कि यह कानून साजी आइन की रूह के मुताबिक है, हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया, इनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 106, इलेक्शन एक्ट की दफा 104, इलेक्शन रूल्स 217 के रूल 92(6) की जो असल मंशा है वो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा है। एट दैट्स ऑल मैटर। इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का खुलकर साथ दे रही है और पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा कि ये बिल लोटाक्रेसी ख़त्म करने के हवाले से है, पार्टी खेलने का जो सिस्टम है उसको बंद करने के हवाले से है, ये पार्टी शुरू होने से पहले ख़त्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है, ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है? नो कोर्ट हैज द राइट टू मेक लॉज, इट इज ओनली द पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव। नो कोर्ट कैन राइट अ न्यू लॉ फॉर अस, द पार्लियामेंट विल डू दैट एंड द कोर्ट एक्सेप्ट्स इट। ताहम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस तरमीम की मुखालफत करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और कहा कि यह कानून हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन का इंटरप्रिटेशन कर लिया वो फाइनल वर्ड है, ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी और ये हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। ये इसके बाद आज ही ये तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया गया और सेनेट ने भी कसरत राय से इस कानून की मंजूरी दे दी। एक तरफ हुकूमत ऐवान के अंदर ये कानून साजी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का इशारा दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में डी चौक पर हमारा जलसा होगा। के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरमला ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले, तमाम मस्त कलंदर होने दो, बीच पे मत आना। बीच चौक पे जलसा होगा अगर एनओसी नहीं मानोगे, अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। जबकि इसी जलसे में खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ऐलान कर दिया कि अगर इमरान खान को ना छोड़ा गया तो सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। सितंबर का महीना अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडयाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो, तैयारी पकड़े, सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मेज़बान वसीम मदामी से बात करते हुए कह दिया कि लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं हुई है, ये हम्माद अजहर की अपनी बात है। क्या आज के जलसे में ये फैसला हुआ है कि लॉन्ग मार्च करेगी पीटीआई अडियाला की जानिब सितंबर में? नहीं, लॉन्ग मार्च तो कोई बात नहीं हुई है। हम देखिए हम्माद अजहर साहब ने कहा कि जनाब तैयार हो लॉन्ग मार्च के लिए, तो वो यानी वो एक बात कर रहे थे या वो ऐलान कर रहे थे? उसकी अपनी बात है। तहरीक इंसाफ आखिर एक महीने के अंदर अंदर क्या करने जा रही है, तहरीक इंसाफ के ही सीनियर रहनुमा से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
जी, आला तक लॉन्ग मार्च या फिर इस्लामाबाद में एहतजाज, आखिर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए क्या हतमी फैसले किए हैं? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कोई लीडर लॉन्ग मार्च की बात कर रहा है, कोई अगस्त में इस्लामाबाद हर हाल में आने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं लॉन्ग मार्च का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। क्या अभी इत्तफाक नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, या बहरहाल फैसला हो गया सड़कों पर आना है, ये नहीं फैसला हो रहा कि किस तरह आना है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एक चीज़ तो क्लियर है कि अदालती जंग भी हम लड़ रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए, या जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है या हो रहा है। दूसरी तरफ हम असेंबली में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तीसरी तरफ हम सड़कों पे भी ज़रूर अपना एहतजाज, अपने जलसे, अपने जुलूस करेंगे। बदकिस्मती से पंजाब में अभी ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगाया हुआ है मरियम बीबी ने, कोई इजाज़त नहीं दी जा रही। कल जो सवाबी में जिसका जलसे का आपने जिक्र किया, उसमें पंजाब से बहुत से लोग आए थे, क्योंकि पंजाब में उन्होंने घुटन की माहौल बनाया हुआ है, एक किसी को बाहर निकलने नहीं देते। तो ये एक चीज़ तो तय है कि इंशाअल्लाह हमने निकलना है। अब कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, लॉन्ग मार्च होता है, शॉर्ट मार्च होता है, जो भी होता है, लेकिन एक चीज़ तय है, निटी ग्रिटी तो बाद में तय की जाएगी, लेकिन एक चीज़ तय है कि हम हर फोरम पे इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। मतलब कल सवाबी में ज़ाहिर है आप लोगों ने क्राउड पुल किया। अब इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि तहरीक लब्बैक आती है, एहतजाज करती है, चली जाती है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, उन सबको इजाज़त है, ज़ाहिर आपको इजाज़त नहीं दी जा रही है। मगर अब क्या ये जब कल अनाउंस किया गंडापुर साहब ने, क्या फैसला कर लिया कि इजाज़त नहीं देती हुकूमत, तो बहरहाल अगर इंतज़ामिया से आमना सामना होता है, कोई वायलेंस का ख़तरा पैदा होता है, तो हमने आगे बढ़ना है? देखिए, उसमें सिंपल सी बात यह है, पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा हमें इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त दी गई, एक इस्लामाबाद के कोने में एक छोटी सी जगह दी गई, हमने चले कह दिया कि ये भी ठीक है, लेकिन रातों रात फिर उसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब हमारे ऊपर हमारे वर्कर्स का, सपोर्टर्स का प्रेशर है कि आप क्यों एनओसी का इंतज़ार कर रहे हैं, एनओसी आपको दे देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर देते हैं, फिर अदालतों में जाते हैं, फिर इजाज़त मिल जाती है और आखिरी टाइम पे कैंसिल हो जाता है। तो इस दफ़ा पार्टी लीडरशिप यही सोच रही है कि अगर हम इंशाल्लाह मोबिलाइजेशन करें और लोगों को मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें, तो फिर अगर हमें इजाज़त नहीं भी देंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी, हम क्या करें। आप खुद ही कह रहे हैं कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज लब्बैक आई बैठी, हमें एतराज़ नहीं है, करें, मुल्क है, जमहूरियत है। इसी तरह जमात इस्लामी बैठी हुई है, लेकिन पीटीआई अगर निकलती है, निकलने से जैसे ऐलान करती है, एक दिन पहले से ही पंजाब में अभी भी लोग उठा दिए जाते हैं, वर्कर लेवल तक, एमएनएस तक, एमपीएज, हर एक बंदा उठा लिया जाता है। तो हर एक चीज़ की एक हद होती है। देखें, ये बांग्लादेश की जो आपने अभी मिसाल दी, घुटन का माहौल जब होता है ना, फिर लोग मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ आप बिजली की हालत देख लें, महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, और फिर आप लोगों की ज़ुबान पे भी, उनकी सोच पे भी, उनके ट्विटर पे भी, हर एक चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे तो उसका क्या हल होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाहती क्या है। मतलब मगर ज़रा बांग्लादेश के जो मामलात हुए उसमें जो तलबा हैं उन्होंने लीड किया, और वही अब मुतालबात रख रहे हैं, फ़ौज मजबूर हुई है कि उनसे मुज़ाकरात भी करें। आपका जो इस वक्त मामला है वो ऐसा नहीं है कि हुकूमत और फ़ौज आमने सामने हैं, आपकी ज़ाहिर है फ़ौज के साथ इख्तलाफात हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मुझसे माफ़ी मांगी जाए। वहाँ से कहा जा रहा है कि नहीं, 7 मई वाला हमारा मौक़िफ़ है कि आपने जो 9 मई को पिछले साल किया था उस पर माफ़ी मांगी जाए। तो ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? देखें, इस डेडलॉक का आसान तरीका है, वो ये है कि एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन बनाएं 9 मई पे, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन हो, जो वाकई लोगों को लगे कि इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये जिस तरह के केसेस बनाए हुए हैं, मतलब एक मजाक बनाया हुआ है, वो एंटी टेररिज्म अदालतों से भी, वो कानून से भी, हर एक बंदे पे 9 मई का केस डाल दिया, हर एक बंदे पे 9 मई का केस डाल दिया। जुडिशल कमीशन बनाएं, उसमें अगर साबित होता है कि हमने या इमरान खान साहब ने ये जो हुआ है इसका ऑर्डर उन्होंने किया कि आप जाके वहाँ तोड़ फोड़ करें, आग लगाएं, जलाओ करें, तो फिर हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लेकिन पहले आप डिटरमिन तो करें, पहले आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन जुडिशल कमीशन तो बनाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है, पहले से आप कह रहे हैं माफ़ी मांग लें। खान साहब तो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं तो जेल में था, और जो कुछ हुआ, जितने मकामात पे हुआ, वो सारा खान साहब के खाते में डाला जा रहा है।
मगर खान साहब ये तो मान रहे हैं कि इस बात का गो अहेड उनकी तरफ से दिया गया था, हिकमत अमली बनाई गई थी, वो वायलेंस को नहीं मान रहे हैं मगर प्रोटेस्ट को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना कैसे गलत है जीएचक्यू के आगे। तो क्या आप कम से कम आपकी पार्टी ये समझती है कि कुछ ना कुछ उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पार्टी का वायलेंस का इरादा नहीं था, प्रोटेस्ट का था, वर्कर्स उस वक्त या कारकुन उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? उसमें दो चीज़ें आप जहन में रख लें। एक तो इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, 28 साल हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं, एहतजाज भी बेशुमार किए हमने, जलसे भी किए, जुलूस भी किए, लॉन्ग मार्चेस भी की। कभी आपने सुना कि इमरान खान साहब ने वायलेंस का बोला हो कि जी आप जला दें, गोली चला दें? कभी उन्होंने ये ट्रैक रिकॉर्ड उनका नहीं रहा। तो फिर उस दिन वो क्यों कहते हैं? 2014 में पार्लियामेंट पर हमला, फिर पीटीवी पर हमला, इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब की कॉल लीक हुई जिसमें वो बड़े खुश थे कि पीटीवी पर हमला हो गया, पुलिस के ऊपर हमला, ये सारे फिर इमरान खान साहब खुद कहते थे, आईजी को धमकी देते थे, आप ही के जलसे से आवाज निकलती थी, जला दो, आग लगा दो, घेरा दो। अगर लोगों ने किए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर ने उन्हें कहा है कि आप जाके हमला करो। दूसरी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको ये बताता हूँ, देखिए अगर बिजली का आपके मसला हो तो आप वापडा के दफ्तर जाके या पेस्को के दफ्तर जाके, लेस्को के दफ्तर जाके एहतजाज करेंगे कि आपको अगर शिकायत उनसे हो कि जी इनसे हमें तकलीफ है तो आप एहतजाज उनके खिलाफ करेंगे। वहाँ पर जब इमरान खान साहब को रेंजर्स ने उठाया और जो कुछ उन दिनों हो रहा था, लोगों के जहन में यही था कि जी ये तो इन्हीं की तरफ से हो रहा है। तो अगर आप एहतजाज करेंगे तो जिनकी तरफ से आपको लग रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप उनके खिलाफ ही या उनके सामने एहतजाज करेंगे। फिर अगेन एहतजाज में और गिराव जलाओ में या आग लगाने में, इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। इस चीज़ को फ़र्क को समझना पड़ेगा। वो यही कह रहे हैं कि जी मैंने कहा था क्योंकि मुझे रेंजर्स पकड़ा, उससे पहले भी जो खान साहब के घर पे जमान पास मगर वो ये पोजीशन भी नहीं ले रहे ना कि मैंने कहा था कारकुन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होंगे जैसे 2014 में हो गए। वो तो ये कह रहे हैं कि ये पहले से प्लान किया हुआ था, प्रोटेस्ट का मैंने कहा था मगर ये सारा का सारा प्लान था, ये इंजीनियर करके किया गया तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए। तो फिर कैसे मामला सुलझेंगे आपके और इदारों के दरमियान? सिंपल सी बात है ना, देखें अगर फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, दूसरा कोई और बात करता है, तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बना लें। इसमें क्या मसला है? जुडिशल कमीशन बना लें और उसमें डिटरमिन हो जाएगा कि हम ठीक कह रहे हैं या दूसरी जो लोग हैं वो ठीक कह रहे हैं। जो ठीक कह रहा होगा सारी कौम के सामने आ जाएगा। सब और फिर उससे पहले आप समझते हैं कि ज़ाहिर जो सोशल मीडिया पर बयानात चलते हैं, अंसार भाई साहब की एक स्टोरी थी कि पार्टी के अंदर इस बात पर है कि ये हमें यहाँ से हीट नहीं बढ़ानी चाहिए, अगर 9 मई के ऊपर मामला नहीं तय पा रहा तो दूसरे फ्रंट्स नहीं खोलने चाहिए। रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि जी अमेरिका से चलता है सारा मामला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था आपसे कुछ देर पहले, ज़ाहिर उन्हें रिहा किया गया जब अदालत ने जमानत दी है। क्या रहनुमा समझते हैं कि सोशल मीडिया से हमें हीट नहीं बढ़ानी चाहिए इदारों के साथ? देखिए एक तो सिंपल सी बात यह है कि जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं ना, देखें उसमें इस वक्त मोस्टली और तकरीबन हर एक यूथ जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करती है। अब जो लोग अपनी मर्ज़ी से या अपने माइंड से या अपनी सोच से जो चीज़ें आगे बढ़ा के हमारे ख़िलाफ़ भी होता है, ये आप देख लें। हमारे वर्कर्स हमें ये कहते हैं कि जी आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं, आप खान साहब को बाहर नहीं निकाल रहे। बहुत से हमारे लीडर्स के ऊपर ये चीज़ लग जाती है। तो अगर अपनी सोच से कोई कहता है तो ये चीज़ तो आप नहीं कह सकते कि जी ये मैंने उनको ऑर्डर किया था या खान साहब ने ऑर्डर किया था। सोशल मीडिया है, आज़ाद है, लोग वो अपनी मर्जी से अपनी राय देते हैं। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि जी ये खान साहब के कहने पे उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ किया। एक दिन पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से जंगल का बादशाह कहा जाए, इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जंगल का बादशाह आर्मी चीफ को कहा जाए, फिर इमरान खान साहब आर्मी चीफ से बातचीत की भी बात करें, मुज़ाकरात की भी बात करें, तो ये कैसे बात आगे बढ़ेगी? आगे बढ़ने की सिंपल सी बात यह है, जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से वैसे ही आके वो टीवी प्रोग्राम्स पे कह देते हैं कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई सीरियस एफर्ट आपने आज तक नहीं देखी होगी। पहले आप बातचीत के लिए माहौल बनाते हैं। आप ये आज भी जो हो रहा है, हमारे एक MNA साहब मरहूम
कल फौत हो गए हैं और यहाँ पे लॉजेस में थे, वो बेचारे अपने घर नहीं जा सकते थे कि अगर वो जाएंगे, रहीम यार खान, उनको खदशा था कि उनको पकड़ लिया जाएगा, वो फैमिली की बीमार थे, नहीं जा सकते थे, इधर लॉजेस में उनकी डेथ हो गई। एक और है, मैंने हमारे जो हैं इम्तियाज़ साहब, वो पुलिस की कस्टडी से अब बकौल पुलिस के एंटी करप्शन वाले लेके जा रहे थे और कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हमला आवर हुए हैं और उन्हें अगवा करके ले गए हैं। अब MNA हमारा मिसिंग पर्सन हो गया है। ये पहले तो हम सुनते थे कि वजीरिस्तान से या बलूचिस्तान से कोई मिसिंग पर्सन होते हैं, अभी तो हमारा पंजाब से MNA जो है वो मिसिंग पर्सन बन गया है। तो इन हालात में मुझे बताएं कि फिर क्या करें लोग? साहब, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो अब हतमी फैसला है वो सड़कों पर आने का ही है, पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी? हम बिल्कुल, खान साहब ने अपनी तरफ से खुली सिर्फ आजकल नहीं, मेरे ख्याल में कितने अरसे से वो कह रहे हैं कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ से, चाहे वो हुकूमत है या बाकी इदारे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा जाता है कि जी दहशतगर्द टोला है, ये डिजिटल टेररिस्ट हैं, तो इसमें आप खुद सोचें कि इस माहौल में कैसे हुकूमत का, हालांकि ये काम होता है, अपोजिशन तो हमेशा से वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करती है, अपोजिशन करती है, नारे मारती है, लेकिन हुकूमत का काम होता है उसको ठंडा रखना। लेकिन यहाँ पे हुकूमत खुद ही इंस्टिगेट कर रही है, खुद ही ऐसे हालात पैदा कर रही है कि लोग मजबूरन तहरीक इंसाफ को छोड़ें, आम आदमी बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत की नीयत क्या है, ये चाहते क्या हैं, हालात क्यों ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन इनसे हालात ख़राब हो जाएंगे, इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज प्रोग्राम में तैयार दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।